दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज शुरुआत विंस्टन चर्चिल के भाषण के एक छोटे से हिस्से के साथ, क्योंकि भारत को 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में जनवरी 1948 को भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई थी। उस चर्चा में उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का एक बड़ा जबरदस्त भाषण है। उसमें भारत के संदर्भ में जिन बातों का जिक्र किया गया, उन बातों से भारतीय नेताओं ने कभी इत्तेफाक किया नहीं और चर्चिल को हमेशा से भारत के खिलाफ ही माना गया। लेकिन हमें लगता है कि आज शुरुआत उस भाषण से करनी चाहिए जो भारत की आजादी के ठीक 5 महीने बाद जनवरी 1948 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चिल ने कही थी। उसका एक छोटा सा पैरा है। वो भारतीय नेताओं के संदर्भ में, यहां के राजनीतिक सत्ता के संदर्भ में 70 वर्ष पहले क्या कहा जा रहा था, वो उस स्थितियों को दिखलाता है। उनका कहना था, पावर विल गो टू द हैंड्स ऑफ रॉस्कल्स, रॉक्स, फ्रीबूटर्स। ऑल इंडियन लीडर्स विल बी ऑफ लो कैलिबर एंड मैन ऑफ स्ट्रॉ। दे विल हैव स्वीट टंग्स एंड सिली हर्ट्स। दे विल फाइट अमंगस्ट देमसेल्फ फॉर पावर एंड इंडिया विल बी लॉस्ट इन पॉलिटिकल स्क्वैबल्स। यानी भारत के संदर्भ में अगर इस बात को हिंदी में हम कहें तो सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। भारत के सभी नेता ओछी क्षमता वाले और भूसा किस्म के व्यक्ति होंगे। उनकी जबान मीठी होगी लेकिन दिल निकम्मे होंगे। वे सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और इन राजनीतिक झड़पों में भारत का खात्मा हो जाएगा। चर्चिल को लेकर भारत के भीतर में हमेशा दूसरी दृष्टि रही है। यहां तक कि इतिहासकारों ने भी चर्चिल को भारत के साथ सियासती खिलवाड़ के लिए कई मौकों पर दोषी माना है। मसलन इतिहासकार मधुश्री मुखर्जी का अगर हम जिक्र करें तो 1943 में जब बंगाल में अकाल पड़ा तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर चर्चिल के इसे सीक्रेट वार के तौर पर देखा। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया कि दरअसल यह अकाल कोई आपदा नहीं है, बल्कि चर्चिल की सोची समझी और प्रायोजित साजिश थी, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी। चर्चिल वही शख्स हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था और भारत के भीतर में जिस तरीके से बांटो और राज करो की नीति थी, चर्चिल उसके हिमायती माने जाते रहे। लेकिन उन संदर्भों को छोड़कर अगर मौजूदा संदर्भ में आकर खड़े हो जाएं, हमने तो बंगाल के अकाल का जिक्र किया। ध्यान दीजिए तो जिस वक्त महामारी की आहट इस देश के भीतर में शुरू हुई, लॉकडाउन की शुरुआत हुई, कितनी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों की मौतें हुई। लेकिन क्या किसी राजनीतिक सत्ता ने उस दिशा में ध्यान दिया? पार्लियामेंट में बेशर्मी के हद तक जाकर कहा, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। मौतें होती रही, लॉकडाउन में भूखमरी की स्थिति आई, काम छिनते चले गए, बेरोजगारी की स्थिति नाजुक होती चली गई, लेकिन कोई डाटा नहीं। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के दौर को भी अगर आप याद कर लीजिएगा तो कमोवेश ऐसी ही स्थिति हुई थी। 112 से ज्यादा लोगों की मौत लाइन में लगकर हो गई नोट बदलने के लिए, जो कतार में खड़े थे। लेकिन कहा गया किसी को सन स्ट्रोक आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, उसमें नोट बदलने की क्या फितरत। इतना ही नहीं, जीएसटी के वक्त भी व्यापारियों की खुदकुशी की खबरें आई और इस देश में किसान की खुदकुशी तो एक आम बात है, उससे हम लोग अभ्यस्त हो चले हैं। लेकिन इन सब के बीच एनसीआरबी का डाटा भी जो आया, उसने भी बताया कि इस देश में बेरोजगार युवक, नवयुवक कितनी बड़ी तादाद में खुदकुशी कर रहे हैं और उनकी संख्या किसानों से भी ज्यादा हो चली है। चर्चिल को याद किया जाए आज, या फिर मौजूदा वक्त में भारत की जो स्थितियां हैं वो किस तरीके से छिन्न भिन्न हो चली है, आज उसका आकलन कर लिया जाए। क्योंकि इस देश के भीतर में आने वाले 3-4 वर्षों के बाद जो स्थिति होगी, आपके भीतर भी यह सवाल होगा, कौन वो शख्स है जो इस देश को संभाल सकता है। स्थितियां इतनी नाजुक है हर दृष्टि से और यह इस देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उसको डैमेज कर रही है। आइए हम जरा सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ इन बातों का जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर राज्य और केंद्र सरकारों के टकराव में खत्म हो चला है।
इसका खुला नजारा जो संघीय ढांचा चरमराया है वो हमने पिछले 2-3 सालों से लगातार देखा है। सीबीआई का उपयोग जिस रूप में हो रहा था, पश्चिम बंगाल ने सीबीआई को किसी भी तरह की इजाजत अपने राज्य में देने को लेकर रोक लगा दी। फिर उसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश में उस वक्त चंद्रबाबू नायडू थे, उन्होंने भी सीबीआई को इजाजत नहीं दी कि आप हमारे राज्य में आकर जांच कर सकते हैं। दोनों का मानना था कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए सीबीआई का उपयोग करती है और राज्य सरकार को घेर लेती है। होते होते स्थिति महाराष्ट्र तक आ गई, जब सीबीआई जिन केसेस को डील करने की दिशा में बढ़ी उसमें मीडिया से जुड़ा हुआ मामला टीआरपी का निकल कर आया और उसमें चैनल्स भी इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ताओं के दुलारे होकर किस तरह काम करते हैं यह भी नजर आया। केंद्र सरकार ने एक चैनल के प्रति अपना सहयोग दिखाते हुए सीबीआई को मामला सौंपा तो उस चैनल के प्रति दुराग्रह दिखाते हुए उसके खिलाफ खड़े होकर महाराष्ट्र सरकार ने कहा अब सीबीआई को घुसने हम भी नहीं देंगे। संघीय ढांचा सिर्फ मसला सीबीआई के स्थिति में नहीं टकराया है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, सीबीआई का मसला हो या फिर जो किसानी से जुड़ा हुआ विधेयक जो था उसको लेकर पैरेलल में पंजाब सामने आ गया, राजस्थान सामने आ गया, अब छत्तीसगढ़ भी उस दिशा में बढ़ जाएगा। यानी किसके हाथ में संविधान के तहत कौन सा पावर है और कौन सा क्षेत्र है, यह भी एक टकराव की परिस्थिति में पूरे देश को स्टेट और सेंटर के बीच में संघर्ष के जरिए आकर खड़ी हो गई है स्थिति। यह स्थिति इतनी बुरी इससे पहले कभी नहीं थी कि जो टकराव होगा, टकराव इस हद तक हो गया कि जीएसटी का पैसा जो हमारे हिस्से में आता है उसको लेकर भी आप हमारे साथ बदसलूकी करते हैं और हमारा हिस्सा नहीं देते हैं, जो गैर बीजेपी शासित राज्य है। टकराव चरम पर है, हमारा संघीय ढांचा चरमरा गया। 1948 में चर्चिल ने तो यह नहीं सोचा था कि भारत की ऐसी स्थिति होगी। हालांकि उस भाषण के अगले हिस्से में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि पॉलिटिकल लूट भारत के भीतर में कुछ ऐसी हो जाएगी कि आने वाले वक्त में एक दिन आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। ए डे वुड कम व्हेन इवन एयर एंड वाटर वुड बी टैक्स्ड इन इंडिया। इसका शब्दों का इस्तेमाल पार्लियामेंट में बिल्कुल यही किया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1948 और आज 1970 का हम जिक्र कर रहे हैं। हमारा संघीय ढांचा चरमरा चुका है। हमारे देश का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, चुनावी सिस्टम जो है जिसको इलेक्शन कमीशन संभालता है, वह पूरी तरीके से केंद्रीय सत्ता के अधीन होकर काम करता है। वो इस बात की दिशा में नहीं जाता है कि वोटर के भी कुछ अधिकार होते हैं, उनकी भी जिंदगी का सवाल होता है, मैनिफेस्टो का कोई मतलब होता है, क्रिमिनल पॉलिटिक्स बढ़ रही है उसको रोकने के लिए कोई ध्यान नहीं। आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की भूमिका में चुनाव आयोग भी आकर खड़ा हो जाता है। इस परिस्थिति में अगर इलेक्शन कमीशन आता है तो उसके बाद ध्यान दीजिए एक एक करके हमारे यहां देश में आर्थिक अपराध जो होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस, ईडी और आईटी कैसे काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, किसके खिलाफ काम कर रही है, अब यह बताने की जरूरत नहीं, इंस्टीट्यूशंस यहां भी ढह गए। क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स में सीबीआई कैसे क्रिमिनलाइजेशन के मैटर को अपने हाथ में लेती है, अपने अनुकूल टालती है या अपने अनुकूल चार्जशीट दाखिल करती है। अपनी परिस्थिति का मतलब सत्ता की परिस्थिति होती है, जिसके अधीन वो रहती है वह इस देश के गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय जो केंद्र में सत्ता होगी उसके अधीन होगा, उसी लिहाज से वो काम करेगी। यह भी चीजें ढह गई। इसके बाद आइए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन लिया था कि आपराधिक छवि के नेताओं को टिकट आपको नहीं देना चाहिए, जिन पे बड़ी तादाद में केस चल रहे हैं नहीं दे जाना चाहिए। जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट है, अगर उसकी साइट पे आप जाएंगे तो देखेंगे बिहार इलेक्शन को ही लेकर एक पूरी की पूरी उसने साइट बनाई है, कितने क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उसे पढ़ भी ले तो वह सुओ मोटो लेकर तुरंत नोटिस दे देगा, बिहार इलेक्शन को रोक देगा। कहेगा यह कैसे संभव है कि अपराधियों के हाथ में सत्ता जा रही है, जो आरोपी है लेकिन आने वाले वक्त में अगर उन पर उसी लिहाज से केस चले जैसे एक आम नागरिक पे इस देश में चलता है, तो वैसे हाथों को आप कानून बनाने का अधिकार दे देंगे। सुओ मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट तो इस इलेक्शन तक को रोक सकता है।
तुरंत दाखिल करेगा, सुनवाई करेगा और बुलाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे बीएसपी हो। एक पूरी फेरिस्त है अपराधियों की। क्यों सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा है? या सुप्रीम कोर्ट सत्ता को जो प्रभावित होने वाले निर्णय होते हैं वो सत्तानुकूल ही क्यों हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट की आंख बंद इस देश के प्रवासी मजदूरों को लेकर भी थी, जो संविधान बहुत साफ तौर पर सबको जीने के अधिकार का जिक्र करता है और संविधान की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है, उसने भी आंखें बंद कर ली। चीजें वहां भी तहस नहस हुई। उसके कुछ आगे जब चलिएगा जवाब, तो आपके सामने तुरंत आएगा इस देश के इंस्टीट्यूशंस में बैंक अगर दिवालिया हो रहे हैं, एनपीए अगर बढ़ रहा है, जिनको उन्होंने लोन दिया है वह लोन नहीं लौटा रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन नहीं लौटाने वाले बुक्स को ठीक करने के लिए बैंकों को कुछ पैसे दे रही है और आरबीआई को निर्देश दे रही है, और आरबीआई ने भी अपनी आंखों पर पट्टी लगा ली, तो ये दूसरे धृतराष्ट्र आ गए। यानी उस दौर में एक धृतराष्ट्र थे, यहां तो कई धृतराष्ट्र हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हो सकते हैं, वह इलेक्शन कमीशन में भी बैठे हो सकते हैं, वह रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर भी बैठे हो सकते हैं, उसके बोर्ड मेंबर के तौर पर भी हो सकते हैं। उसके जरा सा कुछ आगे बढ़िएगा तो आप लोकतंत्र के मंदिर संसद से टकराइएगा। संसद से टकराते ही आपके जहन में सवाल होगा, यहां तो जनता से जुड़े सवाल होने चाहिए, और किसी इशू पर जब चर्चा हो जाए तो उसके बाद वोटिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन आवर भी गायब हो गया, वोटिंग प्रोसेस को भी गायब कर दिया गया। ये संसद का क्या महत्व बचा? संसद की मौजूदगी का मतलब क्या रहा? सर गिन लिए जाएं किसके पास कितने सांसद हैं, और उसके बाद मान लिया जाए कि अब आपको पूरी ताकत जनता ने दे दी आपके हाथों में, अब आप जो मन चाहे सो करेंगे। संसद की भी आंखों पर पट्टी बंध गई, उसको भी पूरे तरीके से धृतराष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया। इसके एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आप उस डेमोक्रेसी को जीना चाहते हैं जैसे बिहार में जिया जा रहा है, इससे पहले मध्य प्रदेश में जिया गया था, अलग अलग राज्यों में जीते चले जाइए। उसमें भी चुनावी जीत का क्या मतलब होता है? विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाए तो वहां पर दल बदल कानून मैटर नहीं करता है, पूंजी मैटर करती है। वो मामला जब अदालत में जाए और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाए तो उस तारीखें टलती चली जाती है। मध्य प्रदेश का नजारा तो हाल का है, बहुत कम दिन है बीते हैं अभी वहां पर। बिहार में भी ये हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे? तो पूरे लोकतंत्र को जीने की प्रक्रिया जिसमें पूरा मीडिया घुस जाता और बताता है डेमोक्रेसी का मतलब तो वोट ही डालना था, और डेमोक्रेसी का मतलब तो चुनाव ही होता है, तो चुनाव के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज पैसे और पावर के हिसाब से चुनाव करती है वह डेमोक्रेसी सबसे बड़ी हो गई। तो आप क्या करेंगे? वह भी चीजें ढह गई और उसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है कि इससे आप लड़ें तो कैसे लड़ें। एक के बाद एक चीजें होते होते उसके बाद जब आप इलेक्शन के प्रोसेस में आते हैं जिसके लिए डुगडुगी बजाते हैं, ये सबसे बेहतरीन है, तो उसमें पता चलता है अनअकाउंटेड मनी, ब्लैक मनी खूब इस्तेमाल हो रही है, और उसमें भी राइट्स मिल जाते हैं आपको, कैसे फंडिंग करनी है, कौन फंड करेगा, आप उसके तौर पर खुला खेल खेल सकते हैं अगर आपके पास सत्ता है तो। यानी सत्ता के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, विपक्ष के ऊपर हम उसकी गर्दन को दबोचने के लिए तैयार होंगे। डेमोक्रेसी तो यही कहती है, और उसकी डुगडुगी कौन बजाएगा? वही मीडिया बजाएगा, जो आज मीडिया खुद अपने कंट्रडिक्शंस में जाकर इस तरह फंस गया है। हाईकोर्ट कहता है 5 लाख चुकाओ, तुमने झूठ बोला है। बार्क कहता है, और अपने तौर पर जो हाईकोर्ट है वह भी निर्देश जारी करता है, माफी मांगो ऑन एयर। मीडिया, फोर्थ स्टेट, उसको भी अब डायरेक्शन कौन दे रहा है? छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस भी दे रहे हैं, और अब अदालत भी कह रही है, वो अदालत जो कहीं ना कहीं सत्ता से प्रभावित है, सत्ता, राजनीतिक सत्ता। यानी एक ऐसी साइकिल बन गई है, आज नहीं तो कल आपका नंबर आएगा ही। मीडिया के भीतर आज एक चैनल की फजीयत है, कल दूसरे चैनल की फजीयत होगी, बाकी आज ठहाका लगा रहे हैं, कल बाकी दूसरे ठहाका लगाएंगे। यानी एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट कर दीजिए जिसमें सच क्या है और परिस्थिति इस देश के भीतर में होनी क्या चाहिए आप उस दिशा में देख ही नहीं सके। एक एक करके चीजें ढाते चली जाएंगे, और इन स्थितियों में जब आप आएंगे तो आपको यह जानकर हैरत होनी चाहिए कि भारत, क्यों हमने इस बात का जिक्र कर दिया कि अगले 3-4 बरस के भारत ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि इस देश को संभाले कौन? हर के हाथ चलने लगेंगे। हमारे यहां अभी डायरेक्ट टैक्स भर का मसला नहीं है, इंटरनेशनली भी जो टैक्स
लिया दिया जाता है, आप सोचिए उस दिशा में कोई ध्यान ही नहीं है। सबसे ज्यादा क्राइसिस के दौर में, इकोनॉमिक सिचुएशन में भारत गुजर रहा है, लेकिन इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर को बिहार के मैनिफेस्टो को जारी करते हुए महामारी का वैक्सीन जिसका इजाद ही नहीं हुआ है उसको फ्री में बांटने का ऐलान करना है। और इस देश के भीतर में फाइनेंस मिनिस्ट्री आंख बंद किए हुए है। इसकी कल्पना आप सिर्फ इस बात से कर सकते हैं कि जो हमारे यहां रिटर्न फाइल जो कंपनीज करती है, इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो करती है, उनकी रिटर्न फाइल करने की तारीख पहले है और जो उनकी अकाउंट साइन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग एक बुलाई जाती है और उसमें अकाउंट साइन होता है, उसकी तारीख उसके बाद है। वो कब आएगी अभी तय नहीं की गई है, लेकिन कह दिया गया मान लीजिए 30 तारीख तक आपको फाइल कर देनी है इनकम टैक्स रिटर्न कंपनियों को। और उनके जो अकाउंट्स हैं, जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी है, उसकी तारीख नहीं तय की गई। ये कुछ ऐसा ही है कि पहले हम टांका काट देंगे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। अरे जनाब, ऑपरेशन करेंगे तब ना टांके लगाएंगे। यहां खेल उल्टा हो गया। इतना ही नहीं, स्थिति यह हो गई है कि जो हमारे यहां असेसमेंट होता था, यानी जो पैसा आने का माध्यम था देश में, एक तो जीएसटी से कम पैसा आ रहा है, एक देश के भीतर में डायरेक्ट टैक्स का पैसा कम आ रहा है जो जनता इनकम टैक्स देती है, क्योंकि सबकी कमाई रुक गई, कुछ स्थिति नहीं बची। इंटरनेशनली भी जो हमारे पास आ रहा था उसमें भी हमने एक झटके में सारी चीजें खत्म कर ली। और जो अपने यहां जो जिस रूप में उसकी आकलन एनालिसिस होता है, जैसे ई असेसमेंट है या ऑनलाइन असेसमेंट है, इसकी ऑडिट कैसे हो रही है, इसकी प्रोसीडिंग्स क्या होगी, वो कुछ हो ही नहीं रहा। कोई टीम ही नहीं है, कोई जांच ही नहीं हो रही है। और तो और उसको भी बढ़ा दिया गया। पहले ये 500 करोड़ तक की ट्रांजैक्शंस जो होते थे इंटरनेशनल कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट है मान लीजिए, उसने 500 करोड़ की ट्रांजैक्शन किया तो उसको एक जांच होती थी, उसको एक प्रोसेस में लाया जाता था, उसको अपने तौर पर जांच परख के एक असेसमेंट करके बताया जाता था कि इतना टैक्स आपको देना है। वह स्थिति बढ़ाते बढ़ाते अब उसको 500 करोड़ से बचा के 5 लाख करोड़ कर दिया गया। यानी उससे कम में अब असेसमेंट नहीं होगी, तो कोई भी हेर फेर करके चीजें कर रहा है। और इनकम टैक्स के पूरे प्रोसेस को आपने खत्म कर लिया। सवाल ये नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट खत्म हो गए, सवाल ये नहीं है बिचौलिए खत्म हो गए, सवाल सिर्फ इतना है कि आपने वो कौन सा सिस्टम इस देश के भीतर में शुरू किया है जिससे हमारे देश के भीतर में इकोनॉमी जो है मजबूत हो, पैसा जो आते चला जाए। आज की तारीख में अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई काम नहीं कर रही है तो 3-4 बरस के बाद आपके सारे सोर्सेज जो हैं बंद हो जाएंगे। जब पैसा ही नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? इसको इस रूप में भी समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में ज्यादातर राज्य ऐसे हैं, हम बिहार का उदाहरण जैसे आपको देते हैं, जो खर्च हो रहा है स्टेट पर उससे कम राजस्व आ रहा है। 30 लाख करोड़ रुपया अगर खर्च होता है, 30,000 करोड़ रुपया खर्च होता है तो आप 28,000 करोड़ ही ला पाते हैं। इसी तरीके से एक रेशियो है जिसमें जितना खर्च हो रहा है उससे कम आपके पास इनकम है, और जो खर्च किया जा रहा है उसमें मैक्सिमम खर्च जो किया जा रहा है वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया जा रहा है। यानी सिस्टम आपके पास नहीं बच पा रहा है। इस इकोनॉमी को संभालें तो कैसे संभालें? और जब क्राइसिस है उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री गायब है, या फाइनेंस मिनिस्टर बिहार इलेक्शन में मैनिफेस्टो जारी कर रहा है। अगर इस स्थिति में यानी आप अगर 5 ट्रिलियन का सोच रहे थे और आज आपके पास स्थिति ये आ रही है कि कहीं 3-4 बरस में इस देश को डूबने की स्थिति में ना आ जाए, कौन इसको सामने लाएगा? मीडिया सामने लाएगा। मीडिया क्या कर रहा है? वो झूठ फरेब दिखा के अपने छिटपुट परिस्थितियों में या तो राजनीतिक सत्ता के साथ खड़ा हो जाता है कि हमारी कमजोरी को ढककर हम आपके साथ खड़े हैं, बताइए आपका गुणगान करेंगे, उसकी एवज में कुछ सुविधा हमें दे दीजिए। 1 टका उसको दे दिया गया। लेकिन झूठ फरेब की स्थिति में चाहे देश के 4 नामी चैनल को कहा गया आप ऑन एयर माफी मांगिए, जो आपने सुशांत सिंह राजपूत पर गलत ट्वीट दिखाया और उसके जरिए क्या क्या कह दिया, माफी मांगिए। एक से कहा गया बड़े चैनल से 5 लाख रुपया फाइन भरिए। एक के खिलाफ मुंबई में पुलिस ने केस कर रखा है और उसके तमाम जर्नलिस्टों से पूछताछ घंटों घंटों, एक अलग हरासमेंट है। सवाल है कि मीडिया के भीतर की परिस्थितियों को अब रूल करने के लिए एक टुटपुंजिया नेता भी इस देश में काम कर सकता है, कोई राजनीतिक सत्ता भी अपने तरीके से हाँक सकती है, अगर वो मीडिया ये नहीं समझ पा रहा है कि उसकी भूमिका 4th स्टेट के तौर पर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को अगर कोई नहीं समझ पा रहा है कि उसकी भूमिका इस देश के फाइनेंस सिस्टम को ठीक करने की है, तो फिर वो XYZ कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है। यानी इस देश के भीतर में वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया गया है, जिसका जिक्र
1948 जनवरी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चिल ने कर दिया था। स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि कश्मीर के मुद्दे को बिहार इलेक्शन में कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अब आप कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकते हैं, हमने आर्टिकल 370 हटा दिया है। कमाल की स्थिति है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी डावाडोल है, 2 जून की रोटी मुहैया नहीं हो रही है और कह रहे हैं कि आप जाके खरीद लीजिए, जैसे कश्मीर वो निकलेगा और जाके खरीद लेगा, उसका पैसा भरा हुआ था। या फिर आप इस देश के भीतर में स्टेट्स को भी टकराव में पैदा करने की स्थिति में है कि ये राज्य अगर हमारा है और ये राज्य हमारी पार्टी का है और वो राज्य हमारी पार्टी का नहीं, तो दोनों टकरा जाओ, आपस में हिंसक हो जाओ। और ये आज राजनीतिक तौर पर हो रहा है, कल जनता के तौर पर क्रिएट हो जाए। एक ऐसी स्थिति लाई जा रही है क्या? ये एक सिविलियन प्रोसेस है, एक सामाजिक परिस्थिति है जिसमें सामाजिक टकराव की स्थितियां फेल होते स्टेट के जरिए निकल कर आएगी। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपने संघीय ढांचे को तो खुद ही तोड़ दिया। सेंटर जो निर्णय बना रहा है किसानों को लेकर, किसानी का हक और खेती का हक स्टेट का होना चाहिए, लेकिन आपने उससे डिस्कशन नहीं किया। अब वो कह रहे हैं अच्छा आपने इससे डिस्कशन नहीं किया तो हम आपके कानून को नहीं मानेंगे और हम उसे सजा देंगे जो हमारे कानून को नहीं मानेगा। तब उस राज्य में रहने वाला केंद्र के कानून के खिलाफ ही जाएगा क्योंकि उसको तो उस स्टेट में रहना है। यह स्थिति धीरे धीरे संस्थानों से निकलकर इंडस्ट्रीज में जाएगी, कॉर्पोरेट्स में जाएगी, यूनिवर्सिटीज में जाएगी, हर जगह जाएगी। और ये यूनिवर्सिटीज में भी जाएगी। उसका ताजा उदाहरण दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जहां वीसी और प्रोवीसी टकरा गए हैं। वीसी को छुट्टी पर भेज दिया गया और प्रोवीसी ने जो ऑर्डर पास किए उस ऑर्डर को माना गया, वीसी ने जो ऑर्डर पास किए उसको नहीं माना। इसका जिक्र हम कभी बाद में करेंगे कि किस तरीके से हमारे एजुकेशन प्रोसेस को, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी आपने तहस नहस कर दिया इस दौर में। यानी आप हर चीज तहस नहस करके एक ऐसी परिस्थिति क्या इस देश में क्रिएट करने की दिशा में ले जा रहे हैं जहां पर लोगों को लगे कि अरे अब तो कुछ भी नहीं बचेगा, अब क्या करें। और अब क्या करें में तो फिर आप उस राजनीतिक सत्ता की तरफ देखेंगे जिसके हाथ में कानून है, पुलिस है, अपने सीबीआई है, ईडी है, आईडी है, सारी चीजें हैं, वही काम कर रहा होगा। तो ये कैसी स्थिति आने वाली है या कैसी स्थिति की दिशा बढ़ रहे हैं? दोबारा सुनेंगे चर्चिल ने क्या कहा था, हिंदी में सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। भारत के सभी नेता ओछी क्षमता वाले और भूसा किस्म के व्यक्ति होंगे। उनकी ज़बान मीठी होगी लेकिन दिल निकम्मे होंगे। वे सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और इन राजनीतिक झड़पों में भारत का खात्मा हो जाएगा। 12 करोड़ किसान, जी 14 करोड़ खेत मजदूर, 9 करोड़ इस देश का बेरोजगार युवा, 18 करोड़ इंडस्ट्रीज से निकला हुआ बेरोजगार मजदूर। कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में अगर इन लोगों को जमा किया जाए तो पूरा का पूरा यूरोप इसमें समा जाएगा, अमेरिका समा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया समा जाएगा। यह संख्या इस देश के भीतर में ऐसी परिस्थिति की जिसके सामने कोई समझ नहीं आ रहा है उसको किस दिशा में जाना है। और आज बिहार के नाम पर लोकतंत्र जी लीजिए, कल बंगाल के नाम पर जी लीजिएगा, वहां चुनाव होंगे, फिर तमिलनाडु के नाम पर जी लीजिएगा, होते होते 2022 आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को तो खूब डुगडुगी बजाकर जी लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद तो दिल्ली की राजनीतिक सत्ता, केंद्रीय सत्ता नजर आने लगेगी, रायसीना हिल्स नजर आने लगेगी और उसी डुगडुगी के आश्रय देश को चलाया जा रहा है। हर 5 साल के चुनाव के मार्फत राजनीतिक सत्ताएं इस देश को लूटती हैं, लेकिन अब तो खोखला कर चुकी है। समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।